नमस्कार। परिधि न्यूज़ की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम अब बात कर रहे हैं बैतूल नगर पालिका, जो कि बैतूल ज़िले की 204 वर्ष पुरानी नगर पालिका है। यहाँ पदस्थ हैं सीएमओ नवनीत पांडे जी और नए नए बैतूल में आए हुए हैं। काफ़ी यंग हैं और डायनामिक भी हैं। आते ही बैतूल में काफ़ी कुछ काम और सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सिविल सर्विस डे हैं और एमपीपीएससी से सर आप सेलेक्ट होकर इस पद पर आसीन हुए हैं। तो कुछ जानते हैं आपके बारे में और कुछ जानते हैं आपकी कार्य योजना के बारे में। तो स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले कि किस तरह की पारिवारिक परिस्थितियां रही हैं और आपके शैक्षणिक सफ़र के बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आप सिविल सर्विस डे पर आपने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं लोगों से सीधे जुड़ पाऊँ। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा बचपन बैतूल में ही बीता है जी। मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल तक की पढ़ाई बैतूल के ही स्कूलों में हुई है। छोटे से सरकारी स्कूल जो आज भी पटेल स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहाँ मैंने 8th क्लास तक की पढ़ाई की। और सर, बैतूल से कैसे जुड़ा? मतलब क्या पापा सर्विस में थे? पिताजी फॉरेस्ट में थे और फॉरेस्ट में रहने के कारण उनकी ड्यूटी यहाँ पर हुआ करती थी उस समय जी। पर 2007 में जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन मैंने बाहर से किया था, ग्वालियर से कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद मैं रेडियो से जुड़ा, आकाशवाणी से जुड़ा। इस दौरान हमारी लगातार प्रक्रियात्मक आगामी वृद्धि होती रही एकेडमिक रूप से। पिताजी हमारे 2012 में रिटायर हो गए। उनकी भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग ज़िलों में फिर पोस्टिंग रही। 2012 में रिटायर होने के बाद हम मूल रूप से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं, तो फिर वहाँ जाके पूर्णतः वैसे भी यूपी का नाम जो है दबंगाई से लिया जाता है, तो शायद यही वजह है कि कार्यप्रणाली में वो स्वरूप देखने मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, दबंगाई तो बिल्कुल भी नहीं है जी। जैसा आप देख भी रही हैं, विनम्रता के साथ ही हम लोग काम करते हैं। परंतु जीवन में या शहर में कई बार ऐसे निर्णय हमको लेने पड़ते हैं जहाँ पर हमको कठोरता से या हमें अपने व्यवहार के विपरीत में जाकर के व्यवहार करना पड़ता है। उसी श्रृंखला में कई बार हम ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जहाँ पे हमको पूर्ण विवेकवान और विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। कई बार हमें स्टाफ में काम करवाने के लिए थोड़ा सा तेज़ बनना पड़ता है ताकि काम तेज़ी से हो। कई बार असामाजिक स्थितियाँ बाहर पैदा होती हैं, फील्ड पर पैदा होती हैं, जहाँ पे हमें स्किलफुल बन के निर्णय लेना पड़ता है। तो हमें अलग अलग परिस्थितियों में जब हम घर जाते हैं तो हम माँ के सामने एकदम छोटे से बच्चे बन जाते हैं, या भूमिका परिस्थितियों के अनुसार हम लोगों की बदलती रहती है। हम सदैव एक जैसे नहीं रहते हैं। तो सभी सिविल सर्वेंट्स के साथ ये भूमिकाएं परिवर्तन का सिलसिला बना रहता है, जो दिन भर में कई बार अपने व्यवहारों को बदलते हैं। सर, आफ्टर एजुकेशन किस तरह से तय किया कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है या फिर कुछ और लक्ष्य था? जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था 2003 में, उसके बाद से ही मेरे मन में विचार आ गया था कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है। और उसके बाद मैंने बीए किया। हम लोग ग्वालियर शिफ्ट हुए थे 2003 के बाद। तो फैमिली जब ग्वालियर शिफ्ट हुई तो वहीं से मेरा ग्रेजुएशन हुआ विक्टोरिया कॉलेज से, जो अभी एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वहाँ से ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे वहाँ ऐसी संगति मिली, ऐसे लोग मिले, ऐसे साथी मिले कि जो मेरी ही तरह प्रवृत्ति के थे और साथ में हम लोग अध्ययन करते थे। 2007 तक आते आते मैं वहाँ रेडियो में बोलने लगा, आकाशवाणी में बोलने लगा, तो मेरे जेब खर्च तो निकलने लगे थे। अच्छा। साथ साथ में मैं तो एज ए उद्घोषक आप ज्वाइन किए थे? एज ए उद्घोषक, युवावाणी कार्यक्रम, ऐसे बहुत से कार्यक्रम 94.3 FM प्राइवेट में। तो साथ साथ में मेरे ये काम भी चलते रहते थे। अतिरिक्त समय में कोचिंग भी पढ़ाया करता था ताकि मेरी तैयारी भी अच्छी होते रहे। फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर लगातार अलग अलग विभागों में सिलेक्शंस हुए। पहले मैंने क्लर्क के रूप में काम किया पोस्टल डिपार्टमेंट में, डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट रहा। फिर ये प्रक्रिया चली रही थी। फिर मेरा इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में आईबी में सिलेक्शन हुआ। जब मैंने उधर जाने की तैयारी की, शुरुआत की, काम की, तभी लेक्चरशिप में मेरा यूपी, जहाँ के हम रहने वाले हैं प्रतापगढ़, वहीं पे मेरी पोस्टिंग हो गई एज अ लेक्चरशिप। वहाँ मैंने लगभग 2 साल अपने ही गृह जिले प्रतापगढ़ में काम किया। हमारी पूरी फैमिली वहीं शिफ्ट हो गई थी तब तक। पर एक मोह था कि सिविल सर्विस में ही जाना है। सफलता शुरुआत में नहीं मिल पा रही थी,
2010 पीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें मैं महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी बना 2013 में। जी। साथ में पढ़ाई के साथ साथ तैयारी करना। फिर 2013 की पीएससी दी, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ओबीसी माइनॉरिटीज़ में सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर 2014 की पीएससी में मैं डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर हुआ जी। 2015 की पीएससी में जिला जेल अधीक्षक के रूप में चयन हुआ जी। और फिर 2016 की पीएससी फिर दी कि नहीं और बेहतर अच्छी जगह पर पहुँचे। फिर मेरा सीएमओ के रूप में चयन हुआ और फिर मुझे ऐसा लगा कि अब रुक जाना चाहिए। मैं वही कह रही थी सवाल कि अभी आगे, और क्योंकि हर बार पीएससी में आप सफल हुए, हाँ जी, हाँ। किसी ने किसी रैंक को हासिल किया है, किसी ने किसी पद को हासिल किया है, तो आगे ऐसा कुछ तो नहीं कि आईएएस या आईपीएस की तरफ बढ़ना है? उसके बाद मैं रुक गया था जी। मैंने आईएएस का एग्ज़ाम एक बार दिया था और उसमें मेरा प्री भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा दिया भी नहीं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस स्टेट सिविल सर्विस ही था कि स्टेट से जुड़। उस समय जब हम लोग पीएससी देते थे तब हमारे यहाँ कैडर के इश्यूज हुआ करते थे जी। मतलब अगर आप आईएएस में सिलेक्शन हो भी जाते हो तो आवश्यक नहीं है कि आपको आपका ही कैडर या आपका ही स्टेट मिले। ऐसे बहुत से उस समय रिविजन्स हुए यूपीएससी में, पर आज तो है कि आपको आपका जिला, आपको आपका स्टेट मिल जाता है, आसपास के स्टेट्स मिल जाते हैं। पहले ये स्थितियां नहीं थे, तो इसीलिए शुरू से ये था कि हाँ अपने ही स्टेट में, एमपी में रहना है तो स्टेट सिविल सर्विस में ही जाना है। इसलिए पूरा रुझान एमपीपीएससी की तरफ ही था और अंततः फिर यहाँ पर आकर मैं रुक गया सीएमओ में। सर, क्या चुनौतियाँ आप इस फील्ड में देखते हैं? किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, चुनौतियाँ किस तरह की? और अभी नगरीय सेवा के आपके कितने वर्ष हो चुके हैं? नगरीय सेवा में मुझे 9 साल हो गए हैं। 2017 से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। 2017 में मुझे पहली ही पोस्टिंग मिली थी सिवनी ज़िले में। सिवनी ज़िले की जो संभाग की सबसे बड़ी नगर पालिका है छपारा सिवनी, वहाँ पर काम करते हुए एक बहुत बड़ी नगर पालिका को संभालना, पर मुझे जो मेरे माननीय कलेक्टर महोदय हैं उनका बहुत सहयोग मिला कि जिन्होंने मुझे शुरू से ही सिखाया कि काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसी का परिणाम ये निकला कि जब मेरा लगभग 2 साल का कार्यकाल सिवनी में बीता, उसके बाद दोबारा मुझे 1 साल बाद सिवनी वापस बुलाया गया था। फिर मैं वहाँ 2 साल और रहा सिवनी ज़िले में ही की नगर पालिका में। इसके अलावा जब मैं बीच में पांडुर्ना नगर पालिका रहा, होशंगाबाद की नर्मदापुरम जिसे आज कहते हैं, नर्मदापुरम की नगर पालिका में लगभग 2 साल का मेरा समय बीता। तो विभिन्न जगह की अलग अलग नगर पालिकाओं का अनुभव प्राप्त करके फिर अभी मुझे बैतूल में काम करने का मौका मिल रहा है। हर जगह चुनौतियां तो बड़ी बड़ी रही और अलग अलग रही। जैसे जब मैं पांडुर्ना में रहा तो वहाँ लगभग 4 से 5 दिन के बाद नल आने की पानी की समस्या रहती थी। लोग, बहुत बड़ा पानी का संकट था वहाँ। जब मैं वहाँ रहा तो उससे जूझना, उसके लिए सॉल्यूशंस निकालना, तो उस चुनौती को मैंने बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर फेस किया था। और जब मैं सिवनी गया तो सिवनी में बेतरतीब तरीके से अतिक्रमण का होना, अव्यवस्थित सा होना शहर का, उसको सुधारने में, उसके सौंदर्यीकरण में, यहाँ तक कि स्वच्छता सर्वेक्षण का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें हम लोगों ने सबसे तेज़ गति से ग्रोथ करने वाले शहरों में सिवनी को शामिल किया। और माननीय मुख्यमंत्री तात्कालिक जो थे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 25 लाख की राशि भी सिवनी को मिली थी और पूरे क्षेत्र में वो नंबर 1 आया था पूरे संभाग में। तो ऐसी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ सिवनी में वो हमने पार करके आई। जिस तरह का यहाँ पे एक मसला है, बहुत सारे मसले हैं ट्रेंचिंग ग्राउंड के और तरह तरह के मसले हैं। इस तरह के मसले मुझे पांडुर्ना में भी देखने को मिले, जो हमने वहाँ एक शिफ्टिंग करवाई थी। सिवनी में भी एक नया ट्रेंचिंग ग्राउंड हमने पूरा शिफ्ट कराया था, पूरा उसका डेवलपमेंट कराया। तो इस तरह के तमाम चुनौतियाँ हमको, चाहे अतिक्रमण के क्षेत्र में आए, क्योंकि जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, अतिक्रमण करके लोग बैठे हुए हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी घर है। तो केवल अतिक्रमण को तोड़ना हमारा लक्ष्य नहीं रहा है शुरू से। हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि हम लोग उस अतिक्रमण जो भी कर रहा है उसे कहीं ना कहीं व्यवस्थापन दें और उन्हें कोई ना कोई जगह दें कि जहाँ पर वो रह के अपने परिवार का गुजारा भी कर सकें। तो इस मकसद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर उसके बाद भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है 2005 में बैतूल में 85 दुकानदारों को जो है अभिनंदन सरोवर के पीछे शिफ्ट करने के लिए प्लान किया था। अब वो शॉप्स बन चुकी हैं, काफ़ी लोग वहाँ शिफ्ट भी हो चुके हैं। इसके अलावा भी अभी बैतूल शहर में सर, क्योंकि हम बात 2005 की कर रहे हैं, तो अब तक
काफ़ी समय बढ़ गया है और काफ़ी सारे लोग जो है रोज़गार के लिए फिर सड़क के किनारे ही है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या नई जगह प्लान करेंगे, कैसे उनको विस्थापित करेंगे? क्योंकि अतिक्रमण हटाने की मुहिम तो जब भी कोई अधिकारी आता है तो ताबड़तोड़ शुरू कर देता है, लेकिन उनके परिवार की रोजी रोटी चल सके। कल का ही जो इंसिडेंट हुआ था, आपके नॉलेज में आया होगा कि एक व्यक्ति पेट्रोल अपने ऊपर डाल चुका था। कहीं ना कहीं अंदर से व्यक्ति जब हार जाता है, परेशान हो जाता है, उसे कोई विकल्प नज़र नहीं आता है, तब वो आत्मघाती कदम उठाता है। तो ऐसे ही कई लोग हैं जिनका रोजगार यदि छिन जाएगा, तो उसके लिए किस तरह से संवेदनशीलता से नगर पालिका सोचेगी? केवल नगर पालिका ही नहीं, सरकार भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि नगर पालिका की ही तरफ से इन लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना भी चलती है। हम लोग इन्हीं को स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि शासन इनके बारे में सोच रहा है, सरकार नगर पालिका इनके बारे में सोच रही है, ताकि किसी भी तरह से ये इकोनॉमिकली रूप से वीक ना हो। मेन मुद्दा ये है कि जब हम इनको शिफ्ट करते हैं कहीं पर, तो हमने कुछ जगह चिन्हित करके रखे हैं। उदाहरण के लिए हमने सभी फल वालों को शिफ्टिंग के लिए गंज की मंडी डिसाइड करके रखे हैं। पर आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी कि वो फल वाला हमेशा उस चौराहे के किनारे पे अपनी दुकान लगाता है आगे बढ़ा करके, जो कि ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है। आप इस शहर के किसी भी चौराहे के कॉर्नर को आप पकड़ लीजिए, आपको वहाँ पे एक ठेला ऐसा बिल्कुल आगे बढ़ा करके मिलेगा कि जिसके कारण इतने एक्सीडेंट्स होते हैं या ट्रैफिक समस्या होती है। लोगों की सोच ये होती है ना कि दुकान मेरी पहले नज़र में आएगी तो ग्राहक पहले मुझे मिलेगा, और वो सोच यकीन मानिए कि वो सारा ऐसा सिस्टम एक दूसरे से कंपटीशन में लगातार आगे आगे बढ़ते हुए जाना और आधी रोड तक कब्जा कर लेना, मतलब मुख्य रोड तक तो वो आ जाते हैं, फिर उनकी गाड़ियां आधी रोड तक खड़ी रहती हैं, और जो ट्रैफिक का इशू बनता है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा पैनिक का कारण बनता है और हमारे शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें दिक्कत उठानी पड़ती है। हमारे बैतूल शहर में 2 मुद्दे बड़े चर्चा में रहते हैं सर। पहला तो ये है कि सीमेंट रोड का अतिक्रमण नगर पालिका कभी नहीं हटाती है, और नालों पर जो अतिक्रमण किया गया है, तो क्या वजह है कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है? हम ये सोचे कि अब परिपाटी बदल जाएगी। बेशक अब परिपाटी बदलेगी ही नहीं, और हम हर सिरे पर, हर छोर तक हम जाएंगे। मैं खुद भी सुबह से लगभग 8:30 बजे से मेरा भी पूरे शहर में विजिट होता है। सभी दुकानों को मैं व्यवस्थित करना शुरू कर देता हूँ। इन जो दुकानों की बात आप कर रही हो, वो भी मैंने देख लिया है कि पूरी सीमेंट रोड में जिस तरह से दुकानें लोग आगे बढ़ा करके पूरी रोड को कवर किए हुए हैं, उसके लिए भी हमारे पास पूरा प्लान तैयार है। ऐसा होता है कि हम अचानक से एक साथ सारी चीज़ों पे नहीं जंप कर सकते हैं। हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है कि पहले हम शहर को व्यवस्थित करें, पहले हम कुछ जो चीज़ें हमने डिसाइड करके रखी हैं, जैसे फल वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, कुछ दुकानदारों को हमने बैल बाज़ार के पास शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं, कुछ कपड़े वाले हैं जो कल विवाद हुआ था, उनको हमने ज्योति टाकीज के सामने अंदर व्यवस्थित जगह दे के रखी है, पूरा वहाँ प्योर ब्लॉक्स लगाए हैं। परंतु इन लोगों की सोच ये है कि हम बिल्कुल रोड पर ही किनारे पे चौराहे पे पूरा कब्जा करके बैठ जाएं। तो अगर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति पूरे शहर को समस्या में डालेगा, कल को आप और हम उनके कारण, तो हम 1-2 के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें पूरे लोगों के बारे में, यहाँ के लगभग 1.5 लाख जनसंख्या है, उनके बारे में सोचना है कि वो 2 व्यक्ति मिलकर के पूरे के पूरे शहर के लिए घातक ना बन जाए, समस्याग्रस्त ना बन जाए। तो हमारी कोई व्यक्तिगत उनसे ऐसे इशू नहीं रहते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि हम पूरे शहर के लिए सुविधाजनक स्थितियाँ कैसे बनाएं। सर, इंदौर का छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगी कि जंप कर रहा है हर बार स्वच्छता के मामले में, और हम वही बात करें कि बैतूल जो है वो डाउनफॉल पर आते जा रहा है। पहले बैतूल की काफ़ी अच्छी स्थिति थी, लेकिन क्या होता है कि एक बार व्यक्ति यदि सुधार की तरफ चलता है तो सुधार की तरफ ही चलता है, उसका डाउनफॉल नहीं आना चाहिए। लेकिन बैतूल के साथ ये दुविधा हमें देखने में मिली है। ट्रेंचिंग ग्राउंड है, ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर भी लोग परेशान रहते हैं, कई बार आंदोलन हुआ, सड़कों पर जाम लगा, तो एक बड़ी स्थायी समस्या है। इसके समाधान के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, आपके सवाल में 2 प्रश्न हैं। पहला है हमें इंदौर के मुकाबले हम स्वच्छता में कहाँ हैं, और दूसरा आपका सवाल है ट्रेंचिंग ग्राउंड से जुड़ा हुआ। पहले मैं सवाल को लेता हूँ आपके कि इसमें चूँकि इंदौर नंबर 1 रहा सफाई के मामले में, तो उन्होंने कुछ बहुत कठोर डिसीजन लिए हैं। जैसे गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालने के लिए उन्होंने कठोरतम निर्णय किए कि अगर कोई भी व्यक्ति दोनों कचरे को साथ में गाड़ी में डाल देता है तो वहाँ पे जुर्माना का प्रावधान है। वहाँ स्वयं व्यक्ति से अलग कराया जाता है कि आप अलग अलग ही डालें।
ठीक है, वहाँ सख्ती से इस चीज़ को लागू किया गया। प्रारंभ में विनय अनुनय के आधार पे उन्होंने रोज़ कैंपेन चलाया, लोगों को समझाइश दी, फिर वो फाइनली जुर्माना पे गया। हमारा लगातार पिछले 20 दिन से अनुनय विनय का अभियान चल रहा है। हमारे सभी आईसी गतिविधि वाले जो लड़के लगे हुए हैं वो लोगों से घर घर जाके निवेदन कर रहे हैं कि आप गीला कचरा सूखा कचरा अलग डालें। आने वाले 15 से 20 दिनों बाद हम लोग स्ट्रिक्टली इस विषय को समाज के बीच लेके जाने वाले हैं, क्योंकि जब तक सोर्स एग्रीगेशन नहीं होगा, जब तक होम कंपोस्टिंग नहीं होगी, जहाँ से हमें कचरा मिल रहा है वहीं से डिवाइडेशन नहीं होकर हमारे पास आएगा, तब तक के हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा और हम इंदौर की तरफ जैसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी हमें कोई एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें पूरी की पूरी व्यवस्था को हिलाना पड़ता है। जब हम पूरी व्यवस्था को हिलाते हैं तो अचानक से अफरा तफरी होती है। स्वाभाविक है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी ही होगी, ये विज्ञान भी कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम भी कहता है। तो जब भी हम किसी के भी व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, जब भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो प्रतिक्रिया क्रिया स्वरूप कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, जो कि आने वाले दिनों में हमारे सामने आने की स्थितियां हैं। 15 से 20 दिन बाद हम लोग जो हमने गिलहरी प्रयास अभियान की शुरुआत की है, जो भी बहुत साधारण स्तर पे चल रहा है, अनुनय विनय की अवस्था में चल रहा है। इस गिलहरी प्रयास अभियान में एक छोटा छोटा सा प्रयास अगर जनता करे, जैसे गिलहरी ने किया था एक अन्याय के विरुद्ध अपना छोटा छोटा प्रयास दिया था, जो एक उक्ति बन गई गिलहरी प्रयास के नाम की। तो इस तरह से गिलहरी प्रयास जब तक कि हर नागरिक नहीं करेगा तब तक हम इस कचरे वाली समस्या से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। पहली चीज़, तभी हम इंदौर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको दूसरा प्रश्न था कि ट्रिंचिंग ग्राउंड को लेकर के। बेशक यहाँ पे ट्रिंचिंग ग्राउंड जो है शहर के बीच में है और जो कि आसपास के लोगों के लिए समस्याग्रस्त है। हम पिछले 20-25 दिनों से जगह की तलाश भी कर रहे हैं, ऐसी जगह का चिन्हांकन कर रहे हैं जिसके आसपास बहुत सारी जनता या कोई बस्तियां लगभग 1-2 किलोमीटर तक ना रहें और उस जगह पे पूरा की पूरा हम लोग नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी प्लान पूरा लगभग हमारा तैयार है। और ये जो हमारी जगह है इसको हम किस रूप में विकसित कर सकते हैं, ये आने वाले 6 महीने में हम लोग प्लान कर रहे हैं और जिस पे हम जल्दी ही आगे बढ़ जाएंगे। सवाल थोड़ा तीखा है, लेकिन हर बार नगर पालिका की बात आती है तो ये बात कही जाती है कि 30% या 40% कमीशन के बिना यहाँ कोई काम नहीं होता। तो इस तीखे सवाल का जवाब भी मैं चाहूँगी कि आप इसी निष्पक्षता से देंगे। देखिए, आज समाज इतना आगे बढ़ चुका है, आज हमारे सामने आरटीआई जैसे प्रावधान हैं, आज मीडिया इतना सशक्त है, आज हर कोई इंसान जो है, चाहे बड़े से बड़े उच्च अधिकारी के कैबिन तक, उनसे प्रश्न करने की उसके पास ताकत है। हमारे पास नागरिकों को इतने अधिकार दिए हैं शासन ने कि आज कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, समाज से छुपी नहीं है, लोगों से छुपी नहीं है। अगर कोई भी बाहरी तौर पे ये बोल देता है कि हाँ हमने ये काम किया या ये हमने सामने वाले को ऑफ़र दिया, तो उसके लिए भी ऐसी ऐसी संस्थाएं शासन ने बना के रखी है जहाँ पे वो कंप्लेंट करके, और बहुत सारी कार्रवाइयाँ हमको देखने को भी मिली है। तो सिर्फ कह देना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, या नगर पालिका के बारे में सदियों से ये कहावत चली आई है कि काजल की कोठरी है, तो आप घुसे हो तो दाग तो लगेंगे ही लगेंगे। तो जब हम लोगों ने सीएमओ का पदभार संभाला था तब से ही हम लोग इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इस पद पे बैठे हैं या यहाँ के कर्मचारी जो भी बैठते हैं, तो अगर हमने प्रवेश किया है तो दाग लगने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। पर अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हमारी नीयत साफ़ है, अगर हम विवेकवान निर्णय ले रहे हैं, तो हम इन आरोपों से डरते भी नहीं हैं। और अगर हमारे सामने ऐसे कोई भी सवाल, प्रश्न, ऐसी आरटीआई या किसी भी तरह के कोई भी संस्था के द्वारा हमसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं या जांचें होती हैं, तो हमारा पूरा सहयोग रहता है, चाहे वो छोटे से छोटे कर्मचारी के विरुद्ध क्यों ना हो या कोई बड़े से बड़े उच्च अधिकारी के विरुद्ध क्यों ना हो। तो खबरें तो चलती रहेगी, मुझसे पहले भी थी, मुझसे बाद भी होगी, सदा सर्वदा होता रहेगा। सर, निकट भविष्य में शहर जो है पेयजल की समस्या से जूझ सकता है, तो क्या विकल्प आप, मतलब मैं ये चाह रही हूँ क्योंकि आप यहाँ नगरीय सेवा में और नगर पालिका से ही हर नागरिक की उम्मीद रहती है, तो वो हम ये चाहेंगे कि क्या भविष्य में समाधान है वो भी आपके माध्यम से ही लोगों तक जाए, क्योंकि कई बार पैनिक क्रिएशन भी हो जाता है ना। तो कैसे हम इस तरह की परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार है या तैयारी कर रहे हैं?
देखिए, पहली चुनौती तो मेरे सामने भी यही थी कि हम लोग एक दिन के बाद पानी दे रहे हैं जी। हम लोग जिला मुख्यालय की नगर पालिका है और जिला मुख्यालय की नगर पालिका में लगभग ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन पानी मिले और पर्याप्त पानी मिले। हमारे पास सोर्सेस की कमी नहीं है क्योंकि हमारे पास माँ ताप्ती का आशीर्वाद है और अभी जो पानी हमें सप्लाई हो रहा है वो घोघरी बांध से हमें प्राप्त होता है और ताप्ती बैराज से हम तक पहुँचता है। माननीय कलेक्टर महोदय जैसे ही शहर में आए उन्होंने इसकी समीक्षा की, माननीय विधायक महोदय जी ने इसकी समीक्षा की और उन्होंने दोनों सम्मानित व्यक्तियों ने मुझे निर्देशित किया कि आप इसके बारे में कार्य योजना तैयार करें। मेरे द्वारा पूरा निरीक्षण किया गया, जांचा गया, समझा गया और कुछ वैकल्पिक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बहुत कम समय में हम लोग पूरी कर सकते हैं और शहर को प्रतिदिन पानी की उपलब्धता हम उपलब्ध करा सकते हैं। हमारी कार्य योजना पूरी तैयार है जिसका प्रेजेंटेशन मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय विधायक महोदय दोनों को कर दिया है। लगभग दोनों सम्मानित व्यक्ति सहमत भी हैं। आने वाले दिनों में इस वीक में हम डीपीआर बनाने की कार्यवाही भी कर रहे हैं। अब हम उस फाइनली निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ये शहर जो है आने वाले वर्ष में प्रतिदिन पानी की देने की स्थिति में आ जाएगा और यहाँ की पानी की बड़ी समस्या शॉर्ट आउट हो जाएगी। सर, बातें सिविल सर्विस डे पर हो रही है तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे न्यू जनरेशन को? और आपने तो काफ़ी सारे MPPSC के एग्ज़ाम देके उसमें सफलता प्राप्त की है, तो क्या मैसेज आप न्यू जनरेशन को देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप प्रशासन में आए तो प्रशासन में बहुत सारी उम्मीदें लेकर ना आए, दूसरे हित लेकर ना आए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका अर्थ ये है कि तू निरंतर मेरे मार्ग पर आगे बढ़ता जा, सिर्फ मेरा चिंतन करते हुए आगे बढ़ता जा, फिर तेरे योग मतलब जो तू है वहाँ से तुझे और बेहतर बनाना और क्षेम तेरे पीछे जितने भी लोग हैं तुझसे जुड़े हुए उन सब की अच्छाई का, उन सब की बेहतरी का, इन सब की चिंता करना तू छोड़ दे, मैं सब देखने वाला हूँ। तो जब आपका ईश्वर में अटूट विश्वास हो, जब आपकी नीयत अच्छी हो, जब आपके अंदर कुछ काम करने का जज्बा हो, जहाँ पे आपका स्वयं का स्वार्थ ना हो, आप जब एक बहुत बड़े वर्ग के बारे में सोचते हो, तब बिना स्वार्थ का कर्म अनासक्त कर्म हो जाता है और ये अनासक्त कर्म ही कर्म योग कहलाता है। तो योग की बहुत सारी विधियां हैं, कोई लय योग कहता है, मंत्र योग कहता है, कोई राजयोग कहता है। तो उसी में जब हम जो काम कर रहे हैं, इसी में जब हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाए और जब वो स्वार्थ समाप्त होकर जब हम जनता के हित में, लोगों के हित में काम करने लगते हैं तो ये कर्म योग के रूप में बदल जाता है। तो जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो भी आने वाली पीढ़ी है, जब भी वो इस नीयत से आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है ना केवल ईश्वर बल्कि आसपास की पूरी संभावनाएं जो है उसके साथ हो जाएगी। मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसके आगे आएगी तो वो हंसते हुए वो उसे पार कर जाएगा। बस इस नियत के साथ आगे बढ़ें, मार्ग अपने आप खुलेंगे। सर, हमारा बैतूल ज़िला बहुत ऐतिहासिक रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारी धरोहरें हैं और जो नगर पालिका बैतूल के अंतर्गत भी आती है, क्या उनके संरक्षण के कुछ प्रयास किए जाएंगे? ये मेरा अंतिम सवाल आपसे। देखिए, आप और हम जिस बिल्डिंग में अभी बैठे हैं ये बहुत ऐतिहासिक है। हाँ जी। और शुरुआत हमको यहीं से करनी है कि हम इस नगर पालिका की बिल्डिंग जो लगभग 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, इसके संरक्षण के लिए, इसकी ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए हम प्रयास करें। इसमें हम और ब्यूटिफिकेशन और सुंदरता के कुछ प्रयास करेंगे जो बाहरी तौर पे इसके पुरातात्विक हिस्से को संसार के, दुनिया के लोगों के या बैतूल के लोगों के सामने तक पहुँचाएँ। यहाँ पे और भी एक मुझे महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई दी कि जब मैं नेहरू पार्क गया तो वहाँ पर मुझे एक कक्ष में पूरा रखा एक खंडहर टाइप की एक जगह दिखी जिसमें बहुत सारी ऐतिहासिक वस्तुएं, सामान मुझे नजर आए। पुरातात्विक संग्रहालय रहा है वो बैतूल। मूर्तियां मुझे दिखी बट उसकी हालत मुझे बहुत खराब दिखी। तो उसके लिए भी हमारा प्रयास है कि हम लोग एक ऐसा छोटा सा बढ़िया सुंदर सा म्यूजियम बनाएं कि जहाँ पर लोग, बच्चे हमारी प्राचीनतम पुरातन संस्कृति के दर्शन कर पाएँ, देख पाएँ और उससे प्रेरित होकर के आगे बढ़ पाएँ। तो कोशिश है कि ऐसे सभी विषयों पे हम लोग आगे बढ़ते हुए काम करेंगे।
तो सर, सफ़र की तो शुरुआत अभी बैतूल से हुई है। आप मुखातिब हुए नवनीत पांडे जी से और आपने जाना बैतूल के लिए उनका नया विज़न क्या है, आगे चलकर वो क्या कार्य योजना बैतूल के लिए बना रहे हैं। चाहे पेयजल की बात हो, चाहे ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे नागरिकों के अधिकारों की बात हो। तो सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बातें करके। आपने बेहद शालीनता से और निष्पक्षता से अपनी बात रखी। धन्यवाद देना चाहेंगे परिधि न्यूज़ की ओर से। थैंक यू सो मच।